हेलो टीचर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल और फैक्टर की, और ये हमारा जो टॉपिक है वो आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि जो मल्टीपल और फैक्टर है उससे लगभग हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज की हमारी जो क्लास होगी वो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट पे बेस होगी, ठीक है। जहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे आपका मल्टीपल है तो मल्टीपल क्या होता है, और उसके साथ साथ जो फैक्टर है तो फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मल्टीपल। तो जो गुणज है, गुणज हम किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास गिवन है मल्टीपल की। ये कहता है कि किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करने पर उस संख्या के गुणज प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चली जाएगी, ठीक है। ये कहता है कि किसी भी संख्या को, लेट अस सपोज हमें 5 के मल्टीपल पता करने हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम 5 के मल्टीपल को निकालें। तो हमें क्या करना है कि प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करने पर, इट मीन्स 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये 5 को प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करें तो हमारे पास इसके मल्टीपल मिल जाएंगे। इट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ओके। 5 का दूसरा मल्टीपल यदि हमें पता करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और ओवरऑल हम ये देखें तो 5 की टेबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ये अलग अलग हो जाएगा। इट मीन्स ये सारा एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ यदि आप किसी और नंबर की बात करो, सपोज हमें 6 के मल्टीपल पता करने हैं तो हम यहाँ पे 6 की टेबल लिख सकते हैं। 6 हो गया आपका, 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, यहाँ पे 6 की टेबल हम लिख सकते हैं, ओके। ये थे हमारे मल्टीपल। अब इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहता है 5 व 10 के प्रथम 4 गुणज बताइए। देखो ये हमें 5 के गुणज पता करने हैं, तो 5 के हम टेबल लिख सकते हैं, है ना। 5 वन 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से हो रहा है ना। 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 आएगा, 2 टाइम होगा तो 10 आएगा, 3 टाइम 15, 4 टाइम होगा तो ये हो जाएगा आपका 20। ऐसे ही डॉट 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 जितने आपको चाहिए तो उतने आप मल्टीपल यहाँ पे लिख सकते हो। इसके साथ यदि हम बात करें 10 के प्रथम 4 गुणज की, तो 10 यहाँ पे ये लिखें तो 10 × 10 हो जाएगा, 2 × 20, 3 हो जाएगा आपका 30, डॉट 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 20 और 40 डॉट डॉट डॉट, है ना। जितने आपको चाहिए उतने आप यहाँ इसके मल्टीपल लिख सकते हो। देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सिंपल ये होगा कि 5 व 10 के प्रथम, यहाँ पे ये पूछ सकता है गुणज की जगह सार गुणज बताइए, है ना। यहाँ पे पूछ सकता है कि कॉमन फैक्टर आप 5 व 10 के बताइए, है ना। तो आगे हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 व 20 के सार गुणज बताने हैं, है ना। जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपको बताने हैं। इट मीन्स वो सारे फैक्टर जो कि आपके 15 के भी हैं और 20 के भी हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। यदि हम बात करें 15 के गुणज की, है ना, कॉमन फैक्टर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें इनके सबसे पहले गुणज पता होंगे, है ना। 15 के यदि हम गुणज की बात करें तो ये जाएंगे आपके 15, 30, 45, 60, है ना, डॉट 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 ये आगे तक चलता जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम 20 के गुणज की बात करें तो जो 20 के मल्टीपल हैं वो जाएंगे आपके 20 हो जाएगा, 20, 40, 60, 80 और डॉट डॉट डॉट। यदि हम यहाँ पे बात करें सारू गुणज की, है ना, कॉमन फैक्टर की यदि हम बात करें तो वो सारे फैक्टर जो कि आपके 15 के भी हैं और 20 के भी हैं, जो 15 के मल्टीपल में भी होंगे और 20 के भी मल्टीपल में भी होंगे, वो आपके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें देख रहा है जो 60 है वो 15 का मल्टीपल भी है और 20 का भी मल्टीपल भी है। तो जो 60 है यहाँ पे वो आपका 15 व 20 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, है ना, सार गुणज हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर की जगह मल्टीपल हो जाएगा, ओके, कॉमन मल्टीपल, ओके। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट ये कहता है 5, 10 व 15 के प्रथम 3 गुणज बताइए। देखो सिंपल है, 5 के फर्स्ट जो 3 मल्टीपल है वो हमें बताने, तो 5 × 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ओके। 10 के फर्स्ट 3 मल्टीपल की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10 एंड 10 2 हो जाएगा 20, 10 3 हो जाएगा यहाँ पे 30, ओके। इसके साथ साथ यदि 15 के मल्टीपल की बात करें, सिंपल हमारे पास यहाँ पे
फर्स्ट 3 जो मल्टीपल है वो पूछे गए हैं। ओके, यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल नहीं बताना है, केवल हमें यहाँ पे मल्टीपल को बताना है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। 15 के मल्टीपल की बात करें तो ये जगह 15 वन 15, 13 एंड 45, ये 3 जो है आपके कॉमन सिंपल मल्टीपल हो जाएंगे 5, 10 और 15 के। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है गुणनखंड, है ना, फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो फैक्टर हम किसे कहते हैं? ये कहता है वह सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या में, ठीक है, जिनका किसी संख्या में भाग जाता है, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम इसको समझें, लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है 12। ओके, यदि हम इसके फैक्टर की बात करें तो ये कहता है वे सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या में भाग जाता है। इट मीन्स वे सारे नंबर या डिजिट जिनका 12 में डिवाइड हो जाए, जो 12 को डिवाइड कर ले वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो 1 है तो 1 12 को यहाँ पे डिवाइड कर देगा, है ना, 1 यहाँ पे 12 को डिवाइड करेगा तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके साथ साथ 2 है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है तो 2 भी 12 का फैक्टर हो जाएगा। 3 12 को डिवाइड करता है, 4 इसके साथ साथ 12 को डिवाइड करता है, और 6 और इसके साथ साथ जो 12 है, ये 6 आपके पास ऐसे नंबर हैं जो कि यहाँ पे 12 को डिवाइड करते हैं। इट मीन्स जो 12 के यहाँ पे फैक्टर होंगे ये सारे यहाँ पे 12 के फैक्टर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये कहता है 15 और 20 के गुणनखंड बताइए। इट मीन्स ओवरऑल हमें क्या देखना है कि हमें वो सारे डिजिट, हमें वो सारे नंबर देखने हैं जो कि 15 और 20 को डिवाइड कर रहे हैं। ये हम बात करें 15 के फैक्टर की तो हमें पता है 15 को 1 यहाँ पे डिवाइड कर लेता है। ओके, 3 यहाँ पे डिवाइड कर लेता है, 3 5 15। उसके साथ साथ 5 भी यहाँ पे डिवाइड करेगा, 5 3 15 हो जाएगा, और इसके बाद जो 15 है वो खुद 15 को यहाँ पे डिवाइड करेगा। नेक्स्ट ये 20 की यहाँ पे बात करें, 20 को डिवाइड करेगा 1, उसके साथ साथ 2 20 को डिवाइड करता है, 4 यहाँ पे 20 को डिवाइड करेगा, और 5 20 को डिवाइड करेगा, उसके साथ साथ 10 यहाँ पे 20 को डिवाइड करेगा, और 20 ही इटसेल्फ यहाँ पे 20 को डिवाइड करेगा। इट मीन्स 15 और 20 के गुणनखंड है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये कहता है 10, 15 और 20 के सार्वगुणज बताइए। ठीक है, इसके कॉमन फैक्टर हमें पता करने हैं। देखो ये हम बात करें 10 की, 15 की और 20 की, हमें पता है सबसे पहले हमें इनके गुणन खंड लिखने हैं। देखो यहाँ पे सार्वगुणज की जगह सार्वगुणनखंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सार्वगुणनखंड पता करने हैं। ओके, गुणज की जगह गुणनखंड हो जाएगा सार्वगुणनखंड। 10 के गुणनखंड की यदि हम बात करें तो हमें पता है 10 को 1 यहाँ पे डिवाइड कर लेता है, 2 डिवाइड कर लेगा, उसके साथ साथ 5 10 को डिवाइड कर लेगा, और 10 इटसेल्फ इसको डिवाइड कर लेगा। 15 की बात करें तो 1 यहाँ पे 15 को डिवाइड करेगा, ओके, 3 डिवाइड कर लेगा, 5 डिवाइड कर लेगा, और उसके साथ साथ 15 इटसेल्फ इसको डिवाइड यहाँ पे कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करें 20 की तो 1 20 को डिवाइड करता है, ठीक है, 2 यहाँ पे 20 को डिवाइड करेगा, 4 यहाँ पे 20 को डिवाइड करेगा, 5 20 को डिवाइड करेगा, इसके साथ साथ 10 यहाँ पे 20 को डिवाइड कर रहा है, और 20 इटसेल्फ 20 को डिवाइड करेगा। यदि हम बात करें कॉमन फैक्टर की, है ना, कॉमन फैक्टर की यदि हम बात करें तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जो कि 10 के भी हैं, 15 के भी हैं और 20 के भी हैं। तो 1 देखो तीनों में है तो 1 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10, 15 और 20 का। इसके साथ साथ जो 5 है, 5 10 का फैक्टर भी है, 15 का फैक्टर भी है, और इसके साथ साथ 20 का भी यहाँ पे फैक्टर है। तो जो ये 5 है ये भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन तीनों नंबर का। यदि हम बात करें 10, 15 और 20 के कॉमन फैक्टर की सार्वगुणनखंड की तो वो जाएगा आपका 1 और 5। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर गिवन है और हमें उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, और इसके साथ साथ ये हमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पता करने हैं तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दी गई संख्याओं के कुल गुणनखंड, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें यहाँ पे 240 के पता करने हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपके पास एक नंबर गिवन होगा उसके हमें यहाँ पे फैक्टर कर देने हैं। ठीक है, हमारे पास है 240। ठीक है, तो यदि हम इसके गुणनखंड की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फर्दर 0 हो जाएगा, अगेन 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो 2 6 12 एंड 0, 2 से फिर से हो जाएगा 2 3 6 एंड 0,
अगेन 2 से होगा तो ये जाएगा आपका 2 15 है ना, 15 2 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। अगेन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करते हैं इसको, 3 5 15 एंड अब 5 से करेंगे तो 5 1 5 ये हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका 240 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इट मीन्स इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यदि हम बात करें कुल गुणनखंड की, ओके, टोटल फैक्टर की यदि हम बात करें तो ये हो जाता है आपका a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। देखो जो भी आपका a है, a हो जाएगा आपका इवन नंबर की पावर, इट मीन्स 2 की पावर 4 है तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1। ओके, b प्लस 1 की बात करें तो b बराबर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। ओके, c की पावर 1, c इक्वल टू 1 प्लस 1। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2। अगेन इसको कैलकुलेट करें तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 2 से हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 2 से हो जाएगा आपका 20। इट मीन्स 200 जो 40 है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 20। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि हमें जो ये गिवन नंबर है इसके हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पता करने हैं, है ना, विषम गुणनखंड, या इसके साथ साथ ये क्वेश्चन कहता है कि सम गुणनखंड हमें यहाँ पे पता करने हैं 360 के। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम यहाँ पे 360 के फैक्टर कर लेंगे। ओके, यदि हम 360 के यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कर ले इसको, 2 1 2, 2 8 से हो जाएगा आपका 16 एंड फर्दर हो जाएगा आपका 0। ओके, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 180 एंड अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 9 से हो जाएगा 18 एंड 0। अगेन 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 से हो जाएगा आपका 9 एंड 0। अगेन 3 से कर दो तो 3 10 से हो जाएगा आपका 30 एंड 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 से 10 एंड 5 को फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 से हो जाएगा 5। इट मीन्स जो 360 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इट मीन्स 2 की पावर हो जाएगा ये 3 इंटू 3 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 5। ओके, अब फर्दर हमें क्या करना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें पता करने हैं। देखो जब भी हम इवन फैक्टर पता करेंगे तो जो फॉर्मूला होगा, देखो हाँ इवन फैक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर की यदि हम बात करें तो जो फॉर्मूला होगा वहाँ पे आपको जो इवन नंबर की पावर होती है ना उसमें 1 को ऐड नहीं करना है। ओके, पावर तो आप लोगे लेकिन इसमें 1 को ऐड नहीं करोगे। ओके, और फर्दर जो है एज इट इज हो जाएगा b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ओके, इसमें चेंज क्या था, जो इवन नंबर की पावर थी उसमें हमने 1 को ऐड नहीं करा। इवन नंबर की पावर 3 है तो यहाँ पे हमने 3 पुट करा इंटू b प्लस 1, इट मीन्स 2 प्लस 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो 1 प्लस 1 ये यहाँ पे हो जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा पर 3 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2, तो ये जाएगा 3 3 9 9 2 18। इट मीन्स जो आपका 360 है यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ जो इवन फैक्टर है सम गुणनखंड है हो जाएंगे आपके 18। अब इसमें फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कहता है जो 120 है आपके इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको पता करने हैं, विषम गुणनखंड आपको पता करने हैं। तो सिंपल पहले इसको फैक्टर कर दो, है ना, 120 को इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा पर 2 6 12 0, अगेन 2 3 6 हो जाएगा एंड 30 जो आपको 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 6 30, 6 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पर 2 3 6 एंड 3 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3। इट मीन्स जो 120 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 क्योंकि 1 2 3 2 है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1।
इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं ऑड फैक्टर की, है ना, विषम गुणनखंड की। तो यदि हम ऑड फैक्टर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इवन नंबर की जो पावर है इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे केवल आप जो ऑड नंबर है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। इट मीन्स जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका b+1 इंटू c+1 हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका, आ जाए, ये बहन छोड़, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डॉट डॉट द्वारा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका थॉट है, थॉट पहले आता है और उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए कहता है कोलबर्ग, ऑप्शन बी है आपका वाइगोस्की, ऑप्शन सी है आपका पेवलोव और ऑप्शन डी कहता है जीन पियाजे। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट डेवलप होते हैं और जैसे उसमें थॉट डेवलप होंगे और उसके बाद उसमें लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, और इसी का उल्टा जो आपके वाइगोस्की हैं ये कहते हैं कि पहले बच्चे में लैंग्वेज डेवलप हो गई और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद उसमें आपके थॉट डेवलप होंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बड़ों की तरह, ऑप्शन बी कहता है पिता की तरह, ऑप्शन सी है आपका सामान्य और ऑप्शन डी है आपका दोस्त की तरह। देखो, एज द टीचर यदि आप बच्चे के साथ बड़ों की तरह ट्रीट करोगे, है ना, आप यदि बच्चों के साथ बड़ों की तरह ट्रीट करते हो तो बच्चा आपके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें बच्चों में चलती हैं, है ना, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है जो वो बड़ों के साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ जो हेजिटेशन है बड़ों के साथ बातें करने में या कोई भी बात आपको शेयर करनी है बच्चों को या टीचर के साथ शेयर करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। तो हमें बच्चों के साथ बड़ों की तरह ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें पिता की तरह, देखो जब भी हम पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो भी बच्चा और जो फादर है ना, जो आपका चाइल्ड और फादर होगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो इट मीन्स हमें एज फादर भी बच्चों के साथ ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, एक है आपका जनरल और फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्त की तरह। तो एज अ टीचर यदि हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह यदि ट्रीट करें तो वो हमें सारी बातें शेयर कर सकता है ना। हो सकता है बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, है ना, कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें उसको बुरी लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चा एज ए टीचर यदि आप दोस्त के जैसे बच्चे के साथ ट्रीट करते हो तो वो आपको शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारे सुधार आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड और खुद में भी बहुत सारे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को पुनर्विलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका सूच का सिद्धांत, ऑप्शन बी है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और ऑप्शन डी कहता है आपका
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो जो आपका पुनर्बलन सिद्धांत है उसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्ष में शिक्षक वो विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी है आपका शिक्षक केंद्रित, और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य केंद्रित। इट मीन्स देखो, जब भी हम क्लास के लिए लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमारे जो पर्पज़ होते हैं वो पहले से क्लियर रहते हैं कि कौन सी कंडीशन पे हम बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे और वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो हमारी